नमस्कार स्टूडेंट्स, आर एस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान में आर्य समाज के बारे में। और इस पर क्वेश्चन आरपीएससी कई बार पूछ चुकी है स्टूडेंट्स। छोटा सा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड ये रहेगा कि राजस्थान में आर्य समाज का क्या योगदान रहा है या दयानंद सरस्वती का, तो इनके संबंध में थोड़ी बहुत हमें आज बातें याद रखनी है। देखिए, आर्य समाज की सबसे पहले बात आ जाती है तो दिमाग में एक पर्सनालिटी का नाम आता है जिनका नाम है दयानंद सरस्वती जी। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, अगर अपन बात करें तो वो जो समय है वो कहलाता है पुनर्जागरण का युग। देखिए, उन्नीसवीं शताब्दी में हमने देखा है, इसके शुरुआती चरण में हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कई प्रकार के धार्मिक आंदोलन पढ़े जाते हैं, कई प्रकार के सामाजिक सुधारों की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो समय कहलाता है स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है? 19वीं शताब्दी का जो समय है पुनर्जागरण का युग कहलाता है, या इस युग का पुनर्जागरण का युग का आरंभ। अगर हम बात करें तो हम दो समाज की बात करते हैं, एक तो ब्रह्म समाज और दूसरा आर्य समाज। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी, ठीक है, कलकत्ता से। 1828 के समय की बात है ब्रह्म समाज की, अगर अपन बात करें। और अगर आर्य समाज की बात करें तो 1875 ईस्वी में ये जो था ब्रह्म समाज की शुरुआत थी भारत में, कलकत्ता में। थोड़ा सा क्या है, साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्योंकि ये दोनों साथ चलते हैं, जनरली हम साथ में ही पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी इन्हें साथ में पढ़ते हैं। और आर्य समाज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्य समाज, इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो अब हम दयानंद सरस्वती जी का राजस्थान में क्या योगदान रहा उस पर आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा वैसे डिस्कस करते हैं, मैं लिख दूंगी सारे पॉइंट्स। सबसे पहले ये राजस्थान में आए थे करौली में। करौली में कब आए थे तो ये समय भी याद रखना है, 1865 में। इसके बाद ये भरतपुर भी गए, अजमेर भी गए, अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। सारी बातें, सारे पॉइंट्स में लिखवा दूंगी। थोड़ा सा हमें इनके बारे में योगदान को लेकर मेंस ओरिएंटेड चीजें याद रखनी है कि इन्होंने किस प्रकार से समाज में सुधार किया। जैसे कि इनका नाम लिया जाता है, वेदों को लेकर इनका काफी प्रभाव रहा। इसके अलावा महिला शिक्षा को लेके, महिलाओं से संबंधित जो अगर कहें बाल विवाह को इन्होंने रोका, सती प्रथा को रोकने के लिए, मतलब सती प्रथा का एक तरह से इन्होंने क्या किया, बहिष्कार की बात कही। इसके संबंध में जो विधवा विवाह है उसको कहीं ना कहीं समर्थन दिया। तो इस तरह से, इसके अलावा कहें तो जो हरिजन हैं उनका उद्धार किया, खादी को प्रमोट किया, प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया। तो ये सारे मेंस ओरिएंटेड पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगी। शुरुआत करेंगे राजस्थान से कि राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी जो थे, यही पॉइंट बन गया, ये लीजिए। आरपीएससी पूछ सकती है कि राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी सबसे पहले किस स्थान पर आए या कौन से जिले में आए, ये याद रखिएगा। तो राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में कहाँ आए? करौली में है, ये याद रखना भाई। बाद में भरतपुर भी गए थे।
अगर स्टेटमेंट भी आ जाए तो भी आपको ये, अगर आ जाए कि करौली गए फिर भरतपुर गए तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके बाद इसका जो आर्य समाज का जो मुख्य केंद्र था वो था अजमेर, और यहीं से आर्य समाज की राजस्थान में सर्वप्रथम शुरुआत मानी जाती है। तो आर्य समाज की स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम अजमेर में हुई। सन भी याद कर लेना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1881 कर लीजिए। तो ये मुख्य केंद्र हो गया अजमेर। इसके बाद अगर बात करें तो ये अजमेर में शुरुआत कर दी, स्थापना कर दी। इसके बाद ये गए मेवाड़ में। मेवाड़ में एक राजा है, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह वही जिन्होंने श्यामल दास को क्या उपाधि दी थी? कविराज। कविराज श्यामल दास को, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्लास में कई बार बताती हूँ कि श्यामल दास को कविराज की उपाधि किस मेवाड़ महाराणा ने दी या किस मेवाड़ के शासक ने दी? तो याद रखना सज्जन सिंह ने। तो इन्हें आगे चलकर मेवाड़ महाराणा यहाँ मेवाड़ में उदयपुर, अगर अपन बात करें, जहां उदयपुर में इन्होंने क्या किया, जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण इन्होंने यहां लिखा। कहां पर? उदयपुर में। तो अगर स्टेटमेंट में मेवाड़ आ जाए कि सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण इन्होंने मेवाड़ में लिखा तो भी ये सही होगा, और उदयपुर आ जाए तो भी ये सही होगा। तो ये याद रखना, जब ये सज्जन सिंह के बुलाने पर गए तो उदयपुर में इन्होंने क्या किया? सत्यार्थ प्रकाश। एक तो यही क्वेश्चन हो गया कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इनका ग्रंथ हो गया सत्यार्थ प्रकाश। तो ये याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण यहां लिखा। उदयपुर पहुंचे तो वहां एक जगह है गुलाब बाग। गुलाब बाग में किसी महल में इन्होंने क्या किया? ये वहीं रहे, और उदयपुर में ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण को लिखा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश भी नाम याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था? थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए प्रथम संस्करण भी कर सकते हैं, तो याद रखना द्वितीय संस्करण। भाई द्वितीय संस्करण कहाँ लिखा? उदयपुर में लिखा। उस समय शासक कौन थे? शासक का नाम भी याद रखना, महाराणा सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह वही है, मैं मेंशन कर देती हूं। ठीक है, तो ये इनके आगमन को लेकर कई बातें हो गई। 1865 में सबसे पहले आए थे करौली में, उसके बाद भरतपुर में भी गए। देखो ये जो जगह हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे इनके आने को लेकर, ये कहाँ कहाँ गए उसको लेकर भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ गए या कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ मृत्यु हुई, सबसे पहले कहाँ आए। तो ये सब चीज़ें याद रखना। या सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की, कहाँ लिखा इन्होंने द्वितीय संस्करण, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर अपन आगे चलें, थोड़ा सा ये भी याद रखना, गुलाब बाग में महल में, गुलाब बाग के किसी महल में ये रुके थे। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये तो हो गया इनका। और ये भी याद रखना कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम अजमेर, तो अजमेर इससे संबंधित मुख्य केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख्य केंद्र। क्लियर? अब
अब इनके प्रकाशन को लेके बात करें, सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया तो इसके प्रकाशन के लिए एक छापा खाना याद रखना। छापा खाना आप लोगों ने सुना भी होगा, वैदिक मंत्रालय या वैदिक यंत्रालय। यहाँ पर ये जो वैदिक वर्ड वैदिक यंत्रालय या मंत्रालय लिखा जाए तो इसका मतलब है छापे खाने से। कहने का मतलब है कि आगे चलकर क्या किया, देखिए आगे चलकर अजमेर स्थित वैदिक मंत्रालय, कई जगह आप यंत्रालय भी सुनेंगे, वैदिक यंत्रालय। आगे चलकर अजमेर स्थित वैदिक मंत्रालय से, ये क्या हो गया एक प्रकार का, ब्रैकेट में लिख देती हूं समझने के लिए, छापा खाना पब्लिकेशन के लिए। वैदिक मंत्रालय से इन्होंने भाई सेकंड एडिशन जो था लिखा तो मेवाड़ में था, उदयपुर में। प्रकाशन कहां से किया, सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो किया अजमेर स्थित वैदिक मंत्रालय से। तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये इसी फैक्ट पर 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। ये देखिए वैदिक मंत्रालय पे क्वेश्चन आया है आपके आरएस प्रीलिम्स 2021 में। इसलिए हमारे समाज को छोटा सा, ये ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं है, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आरएस प्रीलिम्स 2021 में इस पर क्वेश्चन आया था, वैदिक मंत्रालय कहाँ स्थित है, कौन से ग्रंथ का प्रकाशन किया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाम क्या है, वैदिक मंत्रालय। क्या है ये, एक प्रकार का छापाखाना जहां से ग्रंथ या रचना पब्लिश हुई। कौन सी हुई, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद ये करौली चले गए, भरतपुर भी गए, अजमेर भी गए, ठीक है, अलग अलग जगह घूमे। तो आगे चलकर ये मारवाड़ भी गए। मारवाड़ याद रखना, देखो मारवाड़ भी गए। मारवाड़ गए तब शासन था। देखिए कभी भी पढ़े ना कोई भी चीज, मेरा ये मानना है कि इस तरह से पॉइंट्स बना बना के क्या है, एक तो समझ में अच्छे से आता है, चीजें समझ में अच्छी से आ जाती है। हम नोट्स भी बनाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ खुले खुले नोट्स बनाओ ताकि आपको कुछ भी ऐड करना हो। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ताकि आपको करंट ओरिएंटेड कोई चीज़ भी ऐड करनी है तो आपके पास स्पेस हो। क्योंकि स्टूडेंट्स का होता है जब तक हम खुद नहीं बनाते, उसको लाल पीला नीला हरा नहीं कर देते ना, तो जैसे मान के चलिए आपने कुछ लिखा, अब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टफ होती है, जिन्हें लगता है कि हमें बार बार रिवाइज करनी है, तो आप उसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देंगे और एग्जाम के एंड के टाइम पे क्या करेंगे, सिर्फ उस हरे या गुलाबी से जो आपने हाईलाइट किया है, डार्क किया है, उसको पढ़ के चले जाएंगे। ऐसा तो खुले खुले नोट्स बनाया कीजिए और कोशिश कीजिए इस तरह से पॉइंट्स वाइज या टर्म्स वाइज ही करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। क्लियर, चलिए मारवाड़ गए तब शासन था जसवंत सिंह सेकंड, ये काफी प्रभावित थे इनसे, जसवंत सिंह सेकंड। और इनके एक मंत्री थे, ये मंत्री का भी नाम याद रख लेना, मंत्री का नाम था राव राजा तेज सिंह। ये दोनों जो थे, जसवंत सिंह सेकंड और राव राजा तेज सिंह, जो इनके मंत्री थे, ये भी इनके प्रवचनों से, इनकी बातों से काफी प्रभावित थे। लेकिन क्या हुआ जब मारवाड़ गए, देखिए जब दयानंद सरस्वती जी जब मारवाड़ गए इनके दरबार में, तो उस समय क्या हुआ था, जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नन्ही जान वहां पर मौजूद थी। और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ इस तरह से इनकी बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, बहुत ज़्यादा आसक्त थे ये उसके प्रेम में, प्रेमिका थी नन्ही जान, ये याद रखना। ये नन्ही जान नाम तो बड़ा नन्हा सा है, नन्ही जान, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले तो दयानंद सरस्वती जी ने जसवंत सिंह सेकंड को और नन्ही जान को एक फटकार लगा दी कि इस तरह से थोड़ी आप लोग इस तरह से करेंगे, कुछ फटकार लगा दी, ठीक है। उनको कुछ अनुचित लगा होगा, तो उन्होंने आगे चलकर जब गए तो नन्ही जान और इनको फटकार लगा दी, डांट दिया। ये बात कहीं ना कहीं नन्ही जान को पसंद नहीं आई, उसको बुरा लगा, अपमानजनक महसूस हुआ, सहज नहीं लगा,
उसने क्या किया, नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती जी को विष दे दिया, भोजन में मिला दिया, विष दे दिया किसी भी तरह से, और आगे चलकर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब हो जाने के बाद वो मारवाड़ से आबू की तरफ आए, और आबू से जब खराब स्वास्थ्य के चलते जब वो अजमेर गए, तो अजमेर में अक्टूबर 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। एक फैक्ट और याद करना स्टूडेंट्स, ये यहां पर हमने बात कर ली सज्जन सिंह, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गया स्टूडेंट्स, ये जरूर याद रखना। मैं यहां लिख देती हूँ स्टार लगा के, ये देखिए, ये अब आप कभी भूलेंगे भी नहीं। देखिए, जब मेवाड़ गए तब 1883 की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, डबल स्टार कर दिया, ये लीजिए। 1883 ईस्वी में 1883 1883 में ढंग से लिख देती हूँ, 1883, भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि इसको मैं अलग से दोबारा, जब ये मेवाड़ गए, हम थोड़ा सा बैक में आ गए, मारवाड़ से पहले मेवाड़ गए, तब 1883 ईस्वी में, याद रखना, समाज सुधार को लेके परोपकारिणी सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका योगदान है आगे चलकर कई प्रकार के समाज सुधारक कार्य में ये सभा अपनी भूमिका निभाएगी। तो ये याद रखना, परोपकारिणी सभा और प्रतिनिधि सभा। मेवाड़ गए तब 1883 ईस्वी में, परोपकारिणी, याद रखना भाई स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसलिए लिख लूं ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में। परोपकारिणी सभा और प्रतिनिधि सभा, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हम आगे बढ़ गए। तो अब मैं वापस पीछे जाके मेवाड़ में इस सभा के बारे में बता रही हूं। तो ये बात आपको याद रखनी है, कब हुई थी परोपकारिणी सभा और प्रतिनिधि सभा की स्थापना? दयानंद सरस्वती जी ने कब की थी? 1883। ये सन जरूर याद रखना भाई, विशेष रूप से ये सन आपको याद रखना है। कब की थी भाई परोपकारिणी सभा की स्थापना? 1883, याद रहेगा 1883। आगे चले, हम पहुंच गए थे मारवाड़ में हम बात कर रहे थे, और इस समय जब फटकार लगाई थी किसको? जसवंत सिंह सेकंड। थोड़ा सा समझिएगा, ये समझने की बातें हैं। जसवंत सिंह सेकंड, और उनकी ये काफी इन्फ्लुएंस थे, काफी प्रभावित थे इनके विचारों से। ये मंत्री का नाम भी याद रखना, ठीक है, मैंने मंत्री लिख दिया है। प्रभावित थे इसके बाद जसवंत सिंह की प्रेमिका, नाम याद रखना, वैसे नाम विशिष्ट है, थोड़ा यूनिक है तो याद रह जाएगा। प्रेमिका नन्ही जान। जसवंत सिंह की प्रेमिका, ये बात आप लोगों को याद रह जाएगी, कहीं ना कहीं अपमानित हुई वो, और ये बात उसको बुरी लगी। तो इस नाराजगी के चलते जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती इनको क्या दे दिया? विष दे दिया। जिसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। आगे चलकर वो आबू गए, आबू के बाद में वो आगे अजमेर गए, और अजमेर में देहांत की अगर बात आ जाए, इनका देहांत कहाँ हुआ? आगे चलकर अक्टूबर 1883 ईस्वी का ही समय चल रहा है, ठीक है, जो भी चीज चल रही है 1883 की ही चल रही है। परोपकारिणी सभा के बारे में बात करी, उसके बाद अंतिम समय अक्टूबर 1883 के समय की बात है, ईस्वी में अजमेर में कहाँ हुआ इनका देहांत? अजमेर में दयानंद जी का देहांत हो गया। अब देखिए, इनसे संबंधित जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए वो एक बार हम दोबारा करेंगे, थोड़ा सा रैपिडली।
राजस्थान में सबसे पहले आए करौली, ये बात आपको याद रखनी है। कब आए? 1865 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना, जो इसका मुख्य केंद्र है जहां पे स्थापना हुई थी राजस्थान में, वो अजमेर है। ये फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद ये 1881 भी याद रखना, भरतपुर भी गए थे, बिल्कुल गए थे जी, भरतपुर भी गए थे। फिर जब ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के पास गए तो इन्होंने वहां पर गुलाब बाग में महल में रहकर सत्यार्थ प्रकाश का जो सेकंड एडिशन था वो लिखा। और इसी समय 1883 के आसपास की बात है, परोपकारिणी सभा और प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। इसके बाद आगे चलकर क्या किया? अजमेर में स्थित वैदिक मंत्रालय के द्वारा, जो कि एक छापाखाने के रूप में जाना जाता है, वहां से सत्यार्थ प्रकाश का क्या कर दिया? प्रकाशन कर दिया। फिर उसके बाद आगे गए, मारवाड़ गए। उस समय शासन था जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह सेकंड का। वहां पर चलकर इनको डांटा, कहीं ना कहीं इन पे गुस्सा हुए, और ये बात इनकी जो प्रेमिका थी, जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान, उनको अच्छी नहीं लगी। उस नाराजगी के चलते क्या किया नन्ही जान ने? इनको विष दे दिया, और फिर आगे चलकर अजमेर में इनका देहांत हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके संदर्भ में अगर मेंस ओरिएंटेड हम डिस्कस करें, देखो एक बात और ये देखो याद रखना, ये क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं है कि आरएस में कोई क्वेश्चन आ गया तो दोबारा नहीं पूछा जा सकता, ऐसा नहीं है। मैंने एक बार आपको बताया था उड़ान योजना, उड़ान योजना 2 बार पूछी, उड़ान योजना 2 बार पूछ ली। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। ये चीज पूछी थी आपके 2021 में आरएस प्रीलिम्स में, मैंने मेंशन भी कर दिया है। अब देखिए सामाजिक भूमिका या इनका क्या योगदान था। एक तो स्त्री उत्थान का बहुत काम किया इन्होंने, प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया, भाई स्त्री उत्थान में ये आ गया। जैसे कि आप मान लीजिए, एक तो विधवा विवाह को समर्थन दिया। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आप जब मेंस में आंसर लिखें तो सोचने का समय नहीं रहेगा मेंस में। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए और जल्दी जल्दी आपको मेंस में लिखना है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या, अगर योगदान पूछ रहे, भूमिका पूछ रहे, इनकी समाज में किस प्रकार से, आर्य समाज का किस प्रकार से योगदान है, इनकी दयानंद सरस्वती जी की क्या भूमिका है, तो ये याद रखना। विधवा विवाह को समर्थन दिया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया, हरिजनों का उद्धार किया, खादी का प्रसार किया, इस तरह से सामाजिक में इनका काफी, समाज में काफी वो रहा, योगदान रहा। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा शारदा एक्ट के बारे में, तो इनके जो प्रयास थे उसी का ही फल था आगे चलकर कि इन्होंने क्या किया, याद रखना। शारदा एक्ट पढ़ते हैं ना, शारदा एक्ट, इसमें क्या रहता है, इनके प्रयासों का ही फल था कि आगे चलकर अजमेर के जो है हर विलास शारदा, इसमें क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को बालक बालिका की जो विवाह की एज है इसमें कंफ्यूजन रहता है। अजमेर के हर विलास शारदा द्वारा या उनके कहीं प्रयासों से उनके प्रयासों से 1929 में देखिए, फिर मेंस में आप लोगों को थोड़ा बहुत एलोबरेट करके लिखना होगा, थोड़ी सी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए, और क्या भूमिका है उसको एक अच्छे तरीके से एलोबरेट करके हम आंसर राइटिंग पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अभी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ जानकारियां हैं, वो हम याद रखेंगे। 1929 में बाल विवाह अवरोधक
अधिनियम आया और इस एक्ट में बालक की 1929 में आया, लेकिन ये लागू हो गया था सब जगह 1930 में, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए इसमें जो एज है, एज को लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है। तो 18 तो है, बालक की विवाह की आयु इसमें निर्धारित की थी 18 वर्ष और बालिका की 14 वर्ष। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, 16 या 14 या 18 और 16 ऐसे याद रहता है। याद रखना 18 तो लड़के की और 14 वर्ष लड़की की। तो इस तरह से इनका योगदान रहा है, ठीक है। अब देखिए मेंस में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको मैपिंग से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान के चलिए 5 नंबर या 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्य समाज का योगदान, ये मैं ऐसे ही मैप ले आई, आप लोगों को वहाँ अच्छे से बनाना है। आप इनके जहाँ जहाँ राजस्थान में आए ना, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, योगदान, इनकी भूमिका, या आर्य समाज को लेके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इनके आने को लेके आ जाए, या इनका समाज में किस प्रकार से सुधार है, या इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स अगर आपको मेंशन करने हैं तो कैसे करेंगे। देखिए अब आपको आर्य समाज को राजस्थान में दर्शाना है, तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि कहाँ कहाँ गए, तो उन केंद्रों को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आएंगे करौली की तरफ, करौली पे हैं तो करौली, ये देखिए मैप में, इसमें ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर रखे हैं। आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको खुद को एक मैप बनाना है और वहाँ पर आप मेंशन करते चलिएगा, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं। जैसे इन्होंने शुरुआत करी अजमेर में आर्य समाज की, तो ये लीजिए आर्य समाज की स्थापना, ये दर्शा दिया आपने, आर्य समाज की स्थापना अजमेर में दिखा दिया। आप चाहें तो ये 1881 के आसपास भरतपुर गए, ये लीजिए। करौली में पहली बार आए तो ये बता दीजिए, ये लीजिए। करौली में सर्वप्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परोपकारिणी सभा जो हमने डिस्कस की थी, स्किप हो गया था लेकिन हमने वापस याद कर लिया, ये लीजिए परोपकारिणी। परोपकारिणी सभा, समय भी लिख दीजिए 1883 ईस्वी। क्लियर। फिर ये मारवाड़ साइड गए, नन्ही जान ने बीज दे दिया। यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना अगर कर सकें तो, जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका, भाई थी कौन ये भी थोड़ा सा बता देना। और अंत में इनका जो देहांत हुआ था वो अक्टूबर 1883 में कहाँ हुआ था, अजमेर में ही हुआ था। तो ये लीजिए यहाँ पे भी कर दीजिए, अजमेर में इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। तो अगर 2 नंबर में पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले तो आप अच्छे से कर सकते हैं, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आंसर को अच्छे तरीके से, अच्छे फैक्ट्स के साथ एलोबरेट करने की आदत अभी से ही डालिएगा, आंसर राइटिंग पे भी फोकस कीजिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको याद अच्छे से करने हैं भाई स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए आज का छोटा सा सेशन था और आरएस के कोर्स के रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे एक बार कि क्या क्या कोर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये देखिए आरएस प्री प्लस मेंस समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा जयपुर और जोधपुर से, ठीक है। इसकी 2 फीस रखी है, स्टैंडर्ड फीस और प्राइम फीस।
इसमें आपके प्री और मेंस की समग्र रूप से इंटीग्रेटेड तैयारी करवाई जाएगी, एकदम डीपली मेंस ओरिएंटेड, दोनों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप लोगों को अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ये स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है आपके 5 जनवरी 2026 से। तो इसमें देर मत कीजिए। जो भी स्टूडेंट अपना मानस बना चुके हैं कि हमें RS का एग्जाम ही देना है, RS ही बनना है, अंतिम रूप से सफल होना है, तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है निर्मल बैच 8.0 आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी 2 फीस है। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स लेने से पहले भी, एनरोल करने से पहले भी, तो स्क्रीन पर आपके RS हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। RPSC EORO एग्जाम फतेह बैच 2.0, जो भी स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि हमारा ड्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर बनना ही है, यही एग्जाम आपको शिद्दत से देना है और क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल आप फतेह बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपके 18 दिसंबर 2025। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और बहुत ही कम फीस है। देखिए 3100 रुपये स्टैंडर्ड और प्राइम 3800, बहुत ही कम फीस में उत्कर्ष आपके लिए ये कोर्स लेके आया है। ये देखिए, जिनको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं जो ये भी कहते हैं कि मैम प्रीलिम्स का बहुत डर है, प्रीलिम्स ही हमें इसमें करेंगे बाद में, लेकिन प्रीलिम्स जिनके लिए चैलेंजिंग है तो उनके लिए प्री को टारगेट करते हुए RS प्रीलिम्स 2026 एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आप लोगों के लिए लेके आया है उत्कर्ष। 18 दिसंबर को ये स्टार्ट हो रहा है। प्री ओरिएंटेड RS प्रीलिम्स 2026 का ये बैच रहेगा। प्री ओरिएंटेड है, इसमें भी 2 फीस है। और स्टूडेंट मैं फिर कहूँगी कि किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी है तो देर नहीं करनी है आपको, आप आराम से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप आराम से कॉल कर अपनी जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको असमंजस की स्थिति है, हर तरह की आपके लिए हेल्प करने के लिए उत्कर्ष परिवार मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।